गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है स्तनियों की उत्पत्ति एवं विकास। तो देखो, हमने उभयचरों की उत्पत्ति पढ़ ली थी, जो कि किससे हुई थी? फिशेस से या फिर मछलियों से। ठीक है। उभयचर के बाद हमने पढ़ा कि सरीसृपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो वो हुई थी उभयचरों से। ठीक है, कि उभयचर जो जीव थे उन्होंने क्या किया, अपनी संरचना में या फिर अपने शारीरिकी में क्या है, कुछ अनुकूलन विकसित किए या कुछ परिवर्तन किए, जिसके कारण क्या हुआ कि उनसे धीरे धीरे क्या है, सरीसृप विकसित हो गए या फिर सरीसृप जीव उत्पन्न हो गए। फिर अगला टॉपिक है हमारा और लास्ट है कि स्तनियों की उत्पत्ति एवं विकास। मतलब कि सबसे लास्ट में जो स्तनधारी या फिर हम जिनको मैमल्स भी बोलते हैं, उन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर उन जीवों का विकास किन दूसरे जीवों से हुआ था। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो भी स्तनधारी जीव है, जैसे कि स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या फिर किन जीवों से इसका विकास हुआ होगा धीरे धीरे। तो देखो, जब ट्राइएसिक काल था तो उसमें एक गण था थेरेप्सिडा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो स्तनियों की या फिर जो स्तनधारी जीव है उनकी उत्पत्ति ट्राइएसिक काल में हुई थी। और ट्राइएसिक काल में भी सरीसृपों का एक गण था, कौन सा? थेरेप्सिडा। ठीक है, तो उससे स्तनियों की उत्पत्ति मानी जाती है। बेसिकली क्या है कि सरीसृपों से ही क्या है, स्तनियों की उत्पत्ति मानी जाती है, या फिर सरीसृप जो जीव थे उनका ही धीरे धीरे आगे और विकास हुआ और वो क्या हो गए कि स्तनधारी जीवों में विकसित हो गए। ठीक है, अब स्तनियों की उत्पत्ति के आधार पर या फिर उत्पत्ति के लिए इस मत को बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोजें की और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या है, 4 मत प्रस्तुत किए। कौन कौन थे? सबसे पहले बताया गया कि जो स्तनियों की उत्पत्ति हुई है वो उभयचर पूर्वजों से हुई है। दूसरे मत के अनुसार बताया गया कि जो स्तनियों की उत्पत्ति है वो किससे? सरीसृप पूर्वजों से हुई है या फिर रेप्टाइल से। तीसरा बताया गया कि स्तनी समान सरीसृप पूर्वज, मतलब कि आज जो स्तनधारी या फिर उस टाइम जो स्तनधारी जीव थे जो नए नए विकसित हुए थे, उनके समान क्या है, बहुत सारे उनके सरीसृप पूर्वज थे या ऐसे सरीसृप जीव प्रेजेंट थे जिनमें क्या है, उन स्तनियों के जैसे लक्षण थे। और लास्ट में बताया गया कि जो प्रथम वास्तविक स्तनी जीव थे वो कौन से थे या उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते थे। ठीक है, तो अब हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले था उभयचर पूर्वज। तो ये जो मत था ये प्रस्तुत किया था टी.एच. हक्सले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो टी.एच. हक्सले ने क्या बताया कि जो स्तनधारी जीव विकसित हुए उन जीवों का विकास किससे हुआ कि उससे पहले जो उभयचर जीव प्रेजेंट थे उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। लेकिन इनका ये मत क्या है, बहुत जल्दी नकार दिया गया या फिर इस मत को क्या है, मान्यता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो स्तनधारी जीवों में जो लक्षण पाए जाते हैं और जो उभयचर जीवों में लक्षण पाए जाते हैं, उन दोनों के लक्षण बहुत ही ज्यादा अलग अलग होते हैं। उनमें कोई एक आधा लक्षण ऐसा होगा जो उभयचर और स्तनधारी दोनों जीवों में पाया जाता है, बाकी उनके जितने भी लक्षण है वो क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए इनका ये मत क्या है, पूर्ण रूप से खंडित हो गया कि जो स्तनधारी जीव है उनकी उत्पत्ति उभयचर जीवों से हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा मत आया कि सरीसृप पूर्वज, मतलब कि जो स्तनधारी जीव विकसित हुए उनके पूर्वज कौन थे? सरीसृप थे या फिर सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स जीवों से ही क्या है, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर कि इस मत को मान्यता दी गई क्योंकि बहुत सारे जो सरीसृप जीव थे उनमें ऐसे लक्षण देखे गए जो बाद में स्तनधारी जीव विकसित हुए उनमें भी वो लक्षण क्या है, प्रेजेंट थे। तो हम देखते हैं कि सरीसृप जीवों में और जो स्तनधारी जीव थे उनमें आपस में कौन कौन से लक्षण एक जैसे थे। ठीक है, तो जो स्तनधारी जीव है उनको क्या है, बहुत सारे वर्गों में और विभाजित किया गया। तो स्तनधारी जीवों का ही एक वर्ग है प्रोटोथीरिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो सरीसृप जीव थे या जो रेप्टाइल्स थे उनमें जो प्रोटोथीरिया वर्ग है उस वर्ग में जो जीव पाए जाते हैं, तो उस जीवों के साथ इनके कौन कौन से लक्षण मेल खाते हैं, फिर कौन कौन से लक्षण इन दोनों वर्गों में, मतलब सरीसृपों में भी और जो प्रोटोथीरिया वर्ग के जीव है उन दोनों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला लक्षण है कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर असमतापी जीव। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनके जो शरीर का ताप है वो बाहर के वातावरण के अनुसार या कि बाहर की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, बदलता रहता है। अगर बाहर क्या होगी,
ठंड होगी तो वो क्या करेंगे, अपने शरीर का ताप ज्यादा कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उनको गर्मी का अनुभव होगा। और अगर बाहरी वातावरण में क्या है, अगर तापमान ज्यादा हो गया, गर्मी होगी, तो वो क्या करेंगे, अपने शरीर का ताप ठंडा कर लेंगे। मतलब कि इनके शरीर का जो ताप है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, कभी ठंडा होता रहता है और कभी कम, या फिर इनके शरीर का ताप क्या है, कभी कम होता रहता है कभी ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि बाहर की वातावरणीय परिस्थितियां कैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर असमतापी जीव, जिनके शरीर का ताप वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अगला है बाह्यकरण या पिन्ना का अभाव। तो देखो कि जो सबसे पहले स्तनधारी जीव विकसित हुए थे, तो उनमें क्या है कि बाह्यकरण, कि ये जो हमारा बाहर का कान है, या फिर इसको क्या है, कर्ण पिन्ना भी बोलते हैं। तो उस टाइम जो सरीसृप जीव थे, और उस टाइम जब सरीसृप जीवों से नए स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, तो उन दोनों जीवों में क्या है, बाह्यकरण या फिर कर्ण पिन्ना का क्या है, अभाव होता था। या फिर जो बाह्य कान की संरचना जो आज मनुष्य में दिखाई देती है, वो क्या है, उस टाइम जब नए नए स्तनधारी जीव विकसित हुए थे, उनमें क्या है, वो संरचना नहीं पाई जाती थी, ना तो सरीसृपों में पाई जाती थी, और ना ही उनसे जो स्तनधारी जीव विकसित हुए उनमें ये संरचना या फिर बाह्यकरण नहीं पाया जाता था। ठीक है, अगला है कपाल की अस्थियों के जोड़ स्पष्ट नहीं थे। तो देखो जो सरीसृप जीव होते हैं, फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या है कि जो उनका कपाल होता है, उनकी अस्थियों के जोड़ स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अब कपाल क्या होता है कि मतलब जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, अब हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस पर क्या है, एक अस्थियों का कंकाल पाया जाता है, जैसे ये हमारा कपाल हो गया। ठीक है, तो जो अस्थियों का ढांचा हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है या फिर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं कपाल। ठीक है, तो जो सरीसृप जीव है, उनका जो कपाल है, उनके कपाल की जो अस्थियां हैं, उनमें क्या है, स्पष्ट जोड़ दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कि जब हम उस कपाल की अस्थियों को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी अस्थि यहाँ पे खत्म हो जाती है, कौन सी नई अस्थि शुरू हो जाती है। मतलब कि जिस स्थान पे वो अस्थियां जुड़ी होती है, उनके जो जोड़ होते हैं, वो क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। और उसी प्रकार जो नए स्तनधारी जीव विकसित हुए थे, उनमें भी क्या है कि जो उनके कपाल की अस्थियां थी और उनकी अस्थियों में जो जोड़ पाए गए थे, वो जोड़ क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, अगला लक्षण है कपाल की अस्थियों में समानता। तो देखो जो सरीसृप जीव थे और जो बाद में स्तनधारी जीव विकसित हुए, उन दोनों में ही क्या हुआ कि उन दोनों की जो कपाल की अस्थियां थी या फिर उनका कपाल बनाने में जो भी अस्थियां यूज में आ रही थी, उन दोनों अस्थियों में क्या है, बहुत ज्यादा समानता थी। मतलब कि जो अस्थियां सरीसृपों में पाई गई थी, वही अस्थियां क्या है, बाद में जो स्तनधारी जीव विकसित हुए उनमें पाएगी। मतलब कि उन दोनों की कपाल की अस्थियों में बहुत ज्यादा समानता थी। ठीक है, अगला है वर्षण उदर में स्थित। तो देखो हमें पता है कि जो भी मेल जीव होता है, ठीक है, अब उस जीव का नर जनांग होते हैं वर्षण। ठीक है, वर्षण में ही क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो सरीसृप थे, ठीक है, और उनसे जो स्तनधारी जीव विकसित हुए, उन दोनों में ही क्या है, जो उस टाइम जो प्राथमिक स्तनधारी जीव थे, मतलब कि जो नए नए स्तनधारी जीव विकसित हुए थे, उन दोनों में ही क्या है, जो वर्षण थे वो क्या है, उदर में स्थित थे। ठीक है, उदर मतलब कि पेट में स्थित थे, वर्षण क्या है, पेट में स्थित थे उस टाइम जो स्तनधारी जीव विकसित हुए थे। अगला है कार्पस कैलोसम का अभाव। तो सरीसृप और स्तनधारी दोनों ही जीवों में क्या है, कार्पस कैलोसम का अभाव पाएगा या फिर कार्पस कैलोसम दोनों ही जीवों में नहीं पाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कि जो भी स्तनधारियों का जो प्रोटोथीरिया वर्ग है, उनके जीवों से सरीसृपों के कौन कौन से लक्षण मेल खाते थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्तनधारियों का एक और वर्ग है यूथीरिया। ठीक है, तो यूथीरिया वर्ग में जो जीव पाए जाते थे या फिर पाए जाते हैं, और जो सरीसृप जीव थे, उनमें कौन कौन से लक्षणों में समानता पाई गई। ठीक है, जैसे जो स्तनधारी जीव है, उनके क्या है, बेसिकली 3 वर्गों में उनको बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। जिसमें से हमने प्रोटोथीरिया की सहजातीयता पढ़ ली, मतलब कि प्रोटोथीरिया में जो जीव पाए गए थे, उनमें कौन कौन से लक्षणों में समानता थी सरीसृपों से। और अब हम पढ़ेंगे कि यूथीरिया वर्ग में जो जीव पाए गए, उन जीवों के लक्षणों में और जो सरीसृपों में लक्षण पाए जाते थे, उनमें कौन कौन से लक्षण समान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो त्वचा पर बाल। तो जो सरीसृप थे उनके भी क्या है, मतलब कि जो रेप्टाइल्स जीव है, उनमें त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, और जो बाद में स्तनधारी जीव विकसित थे, उनमें भी क्या है, त्वचा पर बाल पाए गए। ठीक है, मतलब कि दोनों जो जीव है, सरीसृप और स्तनधारी, दोनों जीवों में क्या है, त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। अगला है डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो सरीसृपों में भी क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है कि हाँ
हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। तो सरीसृपों में भी क्या है, श्वसन तंत्र में डायफ्राम पाया जाता है, और जो स्तनधारी जीव विकसित हुए उनमें भी क्या है, श्वसन तंत्र में डायफ्राम पाया गया। अगला है स्तन ग्रंथियां। तो देखो कुछ जो सरीसृप जीव होते हैं उनमें क्या है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन जो बाद में स्तनधारी जीव हुए उनमें क्या है, उन सभी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो स्तन ग्रंथियां ज्यादातर मतलब कि जो स्तन ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, दुग्ध का स्रावन करती है, और फिर वो दूध क्या करता है कि जो नए जीव विकसित होते हैं या फिर जो मतलब नई संततियां बनती है उन संततियों को क्या है, पोषण प्रदान करने में वो दुग्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उनसे क्या करते हैं कि वो अपने जीवों को या फिर अपने बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जीवों में भी और सरीसृप जीवों में भी क्या है, स्तन ग्रंथियां पाई गई। उसके बाद क्या है, अंतरीय सिक्कम। तो देखो जो सरीसृप होते हैं और जो स्तनधारी जीव होते हैं उन दोनों में क्या है कि एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और उस पाचन तंत्र का एक पार्ट होता है हमारी आंतें, या फिर मतलब जैसे मनुष्य में छोटी आंत बड़ी आंत पाई जाती है, सरीसृपों में भी आंतें पाई जाती है, ठीक है। तो उस आंत का ही एक पार्ट होता है सिक्कम, ठीक है। तो जो मतलब ज्यादातर शाकाहारी जीव होते हैं जैसे कि पशु वगैरह, तो उनकी आंत में क्या है, सिक्कम पाया जाता है। सिक्कम में क्या होता है कि जो भी जो शाकाहारी जीव है जो पेड़ पौधे खाते हैं उनमें जो सेलुलोज होता है, तो सिक्कम क्या करती है, उस सेलुलोज को पचाने के लिए एक स्थान है। सिक्कम क्या करती है, बहुत सारे पाचक एंजाइम स्रावित करती है जो क्या करते हैं, उस सेलुलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। तो कुछ सरीसृप जीव है वो भी क्या है कि पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो उनकी आंत में भी क्या है, सिक्कम एक स्थान पाया जाता है आंतों में, ठीक है। और जो स्तनधारी विकसित हुए, स्तनधारी में भी कौन से, जो शाकाहारी जीव विकसित हुए उनकी आंतों में भी क्या है, सिक्कम पाई जाती थी, जिससे वो क्या है, सेलुलोज का या फिर जो भी पेड़ पौधे उन्होंने ग्रहण किया भोजन के रूप में उनका पाचन करते थे, ठीक है। अगला है कर्ण भाग में 3 अस्थियां। तो देखो जो उनका कान पाया गया या फिर सरीसृपों में और स्तनधारियों में जो भी कान पाए गए उनके कानों में क्या है, 3 अस्थियां पाई जाती, मतलब कि उनके कान जो है वो क्या 3 अस्थियों से मिलकर बनाता है, सरीसृपों में भी और स्तनधारी जीवों में भी। अगला है आरबीसी एकेंद्रीय। तो देखो स्तनधारी में क्या है, मनुष्य भी आता है, तो मनुष्य की भी क्या है कि मनुष्य में भी जो आरबीसी पाई जाती है, मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, उन लाल रक्त कणिकाओं में क्या है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, वो अकेंद्रकीय होती है। उसी प्रकार जो उस टाइम स्तन सरीसृप जीव थे उनमें भी क्या है, उनकी जो आरबीसी थी वो क्या है, अकेंद्रकीय थी, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया गया। तो ये भी एक समान लक्षण था कि ना तो स्तनधारी जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और ना ही सरीसृपों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला है हृदय 4 कोशों से बना। तो देखो जो सरीसृप जीव थे, कुछ जो सरीसृप जीव थे, सारे नहीं कुछ, और जो बाद में स्तनधारी जीव बने, उन दोनों में ही क्या है, उनका जो हृदय है वो 4 कोशों से मिलकर बना हुआ, मतलब कि उनका जो हृदय उसमें 4 कोश या फिर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन से, 2 अलिंद और 2 निल्य, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी हो गई यूथीरिया के साथ सहजातीयता कि यूथीरिया के जीवों के लक्षण और जो सरीसृपों के सरीसृप जीवों के जो लक्षण थे उनमें कौन कौन सी समानता थी, ठीक है। ये हो गए हमारा दूसरा मत। अब तीसरा मत था स्तनी समान सरीसृप पूर्वज, ठीक है, कि जिन पूर्वजों से स्तनधारी जीवों का विकास हुआ वो क्या है, सरीसृपों के समान थे, या फिर वो जो पूर्वज थे वो सरीसृप ही थे, ठीक है, या फिर रेप्टाइल्स थे। तो देखो जो सरीसृप जीव थे या फिर जो रेप्टाइल्स जीव थे उनका एक समूह था, कौन सा, सिनेप्सिडा समूह है, जो कि विलुप्त हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले प्रेजेंट थे सिनेप्सिडा समूह में जितने भी सरीसृप जीव प्रेजेंट थे उन सब में क्या है, स्तनधारियों के लक्षण पाए गए थे, ठीक है। अब तो क्या है, जो सिनेप्सिडा समूह है वो विलुप्त हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि जो सिनेप्सिडा समूह है अब विलुप्त हो गया, उसमें जो पहले जीव पाए जाते थे उन जीवों के लक्षण क्या है, ज्यादातर स्तनधारी जीवों के समान थे। तो देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण समान थे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, पर्याप्त गति के लिए खड़े पैर। तो देखो जो स्तनधारी जीव होते हैं वो ज्यादातर क्या है, खड़े पैरों के ऊपर चलते हैं, ठीक है, या फिर उनमें जैसे ऐसे फ्लैट पैर नहीं पाए जाते, खड़े पैर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि
उनको पर्याप्त गति के लिए क्या है, खड़े पैरों की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम जो सिनेप्सिडा समूह के जीव थे उनमें भी क्या है, पर्याप्त गति के लिए या फिर गति अच्छे से गति करने के लिए क्या है, उनमें खड़े पैर पाए जाते थे। ठीक है, अगला है निचले जबड़े की सबसे बड़ी अस्थि डेंटरी। तो जो सिनेप्सिडा समूह थे उसमें जो जीव पाए गए सरीसृप, उनके भी क्या है, निचले जबड़े की सबसे बड़ी अस्थि डेंटरी होती थी। और जो स्तनधारी जीव है उनके भी क्या है, निचले जबड़े की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, डेंटरी। ठीक है, तो ये दो लक्षण उनमें समानता पाई गई थी। अगला है उनका जो दंत विन्यास था। तो देखो जो स्तनधारी जीवों का या फिर जो मनुष्य का दंत विन्यास है उसमें क्या है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, तो जो सिनेप्सिडा समूह था उसमें जो सरीसृप जीव पाए गए उनमें भी जो दंत विन्यास था उसमें क्या है, 3 प्रकार के दांत पाए गए थे। कौन कौन से, कृंतक, रदनक और चवर्णक। जिसमें से कृंतक क्या है, काटने के लिए। ठीक है, रदनक जो लंबे लंबे दांत पाए जाते हैं, जैसे कि स्तनधारी जो पशुओं में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, तो वो भी काटने के लिए। और चवर्णक क्या है, चबाने के लिए। ठीक है, कृंतक काटने के लिए, रदनक क्या है, चीरने फाड़ने के लिए। ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करेंगे उसको चीरने फाड़ने के लिए। और चवर्णक क्या है, जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे उसको चबाने के लिए जो भी दांत पाए जाते हैं उनको बोलते हैं चवर्णक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लक्षण थे जो क्या थे, जो सिनेप्सिडा समूह में जो भी जीव पाए जाते थे और जो स्तनधारी जीव है उनमें एक जैसे ये लक्षण पाए जाते थे। ठीक है, अब लास्ट मत पाया गया कि प्रथम वास्तविक स्तन या फिर जो प्रथम वास्तविक स्तनधारी जीव कौन से थे। ठीक है, तो इसमें देखो कि ये बताया गया कि जब धीरे धीरे क्या है, सरीसृपों से स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। तो जो स्तनधारी जीव थे वो क्या थे, रात्रिचर थे। ठीक है, और जो सरीसृप जीव थे वो क्या थे, दिन में निकलते थे या फिर वो क्या थे, दिनचर थे। ठीक है, तो स्तनधारी जीव रात्रिचर हो गए और जो सरीसृप थे वो क्या थे, दिनचर हो गए। उसके बाद में कीटों का शिकार करने वाले बिलकारी या फिर वृक्षवासी। अब देखो कि आवास के लिए भी क्या है, उनमें प्रतिस्पर्धा पाई गई। ठीक है, तो दिवाचर सरीसृपों के साथ क्या हुआ, प्रत्यक्ष संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से स्वयं को बचा पाए। अब देखो कि जो सरीसृप थे वो क्या थे, ज्यादातर क्या है, मांसाहारी थे। ठीक है, और उन सरीसृपों से जिन स्तनधारी जीवों का विकास हुआ वो क्या करते कि कीटों का शिकार करते थे या फिर कीटों का शिकार करने वाले वो जीव जो कि बिल में रहते थे या फिर वृक्ष पर रहते थे, ज्यादातर उन जीवों को क्या है, भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। और जो स्तनधारी थे वो क्या थे, रात्रिचर थे और सरीसृप क्या थे, दिनचर थे। इस प्रकार उनमें क्या है, थोड़ा संघर्ष कम हो गया क्योंकि सरीसृप जो रेप्टाइल्स जीव थे वो क्या थे, दिन के समय बाहर निकलते थे और जो स्तनधारी जीव थे वो क्या है, रात्रि के समय बाहर निकलते थे। एक था नियत ताप, मतलब कि दोनों का ताप क्या है, नियत था कि बाहर के वातावरण के अनुसार उनके शरीर का ताप क्या है, बदलता नहीं था। अब है कि जिस युग में स्तनियों का विकास हुआ, ठीक है, या फिर स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, तो वो युग कौन सा है, सीनोजोइक युग। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि सरीसृपों का स्वर्णिम काल कौन सा है, या फिर स्तनधारियों का स्वर्णिम काल, पक्षियों का या फिर उभयचरों का स्वर्णिम काल। ठीक है, तो ये जितने भी काल है ये सब आप क्या है, अच्छे से याद करने लेना। तो याद रखना कि जो स्तनधारियों का युग था या फिर जिस युग में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ वो कौन सा युग था, सीनोजोइक युग। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया कि जितने भी स्तनधारी जीव थे, मतलब कि जो सबसे लास्ट में जीव विकसित हुए स्तनधारी, वो किस प्रकार विकसित हुए। ठीक है, तो किस प्रकार विकसित हुए, ज्यादातर स्तनधारी जीवों का विकास किससे हुआ, सरीसृप जीवों से या फिर रेप्टाइल से हुआ। और रेप्टाइल्स जीवों ने क्या किया कि अपने अंदर कुछ अनुकूलन विकसित किए या फिर उनमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते थे जो कि स्तनधारी जीवों में भी वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, इनके 4 मतलब प्रस्तुत किए गए थे, तो चारों के चारों मैंने आपको करवा दिए थे। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।